नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हम बात करने वाले हैं आज जर्मनी के बारे में। आज आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे धीरे धीरे दुनिया इंडिया की ओर काफ़ी तेजी से देख रही है और इंडिया के साथ क्या क्या होप्स हैं पूरी दुनिया की, और वो किस तरह से इंडिया के साथ रिलेशंस को मेंटेन करना चाहते हैं, और जिनके पहले से रिलेशन है इंडिया के साथ वो उसे और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। इसके बारे में आज बात होगी। दोस्तों, आपको पता हो जर्मन की जो फॉरेन मिनिस्टर है एनालेना बियरबॉक, ये इस समय पे 2 दिनों की विजिट के लिए इंडिया आई हुई हैं। ओके, तो इंडिया में विजिट करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको पता हो कि इस समय पे ये जो मैडम है एनालेना बियरबॉक, ये वहाँ की फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर हैं। ओके, तो वो इस समय पे आई हुई हैं। उन्होंने एस जयशंकर साहब, जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात की है और उनकी प्रॉपर 2 दिनों तक जो भी बातें हुई हैं उसके बारे में पूरा का पूरा हम विस्तार से बताने वाले हैं कि क्या कुछ हुआ, क्या क्या बातें हुई, क्या रिजल्ट्स निकल के आए, और इनकी किस तरह से ये अपनी बातों को इन्होंने आगे रखा और क्या क्या इन्होंने पलटी मारी, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, तो आपको पता हो कि जर्मनी इस समय पे काफ़ी तेजी से भारत, चीन और जापान, इनके साथ रिश्ते सुधारने में लगा हुआ है। जबकि इससे पहले क्या था कि वो अमेरिका, फुल्ली डिपेंडेंट था अमेरिका के ऊपर। ओके, तो अमेरिका, मतलब अमेरिका अपने आप को पूरे दुनिया का हीरो समझता है, बॉस समझता है, और जर्मनी समझता है कि हाँ, हम अमेरिका के साथ हैं तो मतलब हम भी बॉस ही हैं, इस तरह से इनको लगता था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं काफी तेजी से। पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है, वो वर्ल्ड ऑर्डर काफी तेजी से चेंज हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है एशिया में, या तो चाइना या फिर इंडिया, या तो चाइना या फिर इंडिया। ओके, तो पूरी दुनिया को मालूम है कि आने वाले 10 से 20-25 सालों में कौन कहाँ पे होने वाला है, इसलिए पूरी दुनिया इंडिया को अपना मित्र बना के रखना चाहती है। ओके, इन्होंने क्या कुछ कहा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 5 दिसंबर और 6 दिसंबर 2 दिन की पूरी विजिट थी। ये बियरबॉक मैडम ने पूरा का पूरा जो रिन्यूएबल एनर्जीज है, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी इन द रूरल सराउंडिंग ऑफ न्यू दिल्ली, इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें बात की। एस जयशंकर, जो हमारे यहाँ के विदेश मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की। उनसे किस किस चीज़ में डिस्कस हुए, चाइना के बारे में बात हुई, रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में बात हुई, और आपसी रिलेशंस को कैसे मेंटेन किया जाए और उसे कैसे और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, उसके बारे में भी बात हुई है। उन्होंने क्या कहा उसके बारे में देखिए। विजिटिंग इंडिया इज लाइक विजिटिंग सिक्स्थ ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, आपको पता हो, अगले आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री हो जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी होगी। अभी किसकी है? अभी चाइना की है। हम चाइना को एक्सीड करने वाले हैं अगले नेक्स्ट 1 साल में। Okay, India will overtake China as the most populous country in the world. As an emerging economic power and a solid democracy, India is both a role model and a bridge for many countries in the world, despite all the internal social challenges and a natural partner of Germany. देखिए, इन्होंने क्या कहा कि पूरी दुनिया के लिए इंडिया एक तो रोल मॉडल की तरह काम कर सकता है। जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में हमने काम किया है और जिस तरह से हमारी ग्रोथ हुई है, एक समय था जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो ब्रिटेन ब्रिटेन और बहुत सी वेस्ट की कंट्रीज ने कहा था कि ये ऐसा देश है जो भूखमरी से मर जाएगा, यहाँ के लोग भूखमरी से मर जाएंगे, और ये ऐसी कंट्री होने वाली है जो सर्वाइव ही नहीं करेगी, और उसके बहुत से टुकड़े हो जाएंगे, बहुत से जो राज्य हैं वो अलग हो जाएंगे। और देखा जा रहा था कि उस समय पे बहुत से हमारे देश के राज्य ने प्रयास भी किया कि वो अलग रहना चाहें, अलग होने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको एक किया और हमारे भारत का निर्माण हुआ। उसके बाद से जो हमने लगातार प्रयास किए और जिस तरीके से एक के बाद एक नई नई ऊंचाइयों को हमने छुआ है, तो वो चीज़ें दर्शाती हैं कि हम पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के रूप में हैं। हम अपने आप को उस लेवल पे स्थापित कर चुके हैं, और हमें आगे आने वाले जो 10 से 15-20 साल हैं उनमें इस तेज़ी के साथ काम करना है, इस स्पीड से काम करना है कि आने वाले समय में हम पूरे वर्ल्ड में एज ए मैन्युफैक्चरिंग की बात हो तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखे जाएं, और साथ ही साथ विश्व गुरु तो हम बन के ही रहेंगे। उसके साथ ही साथ इन्होंने क्या कहा कि बहुत सी कंट्रीज के लिए ये ब्रिज के रूप में काम कर सकता है इंडिया। कैसे? आपको मालूम हो, जब से ये रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, रसिया यूक्रेन के वॉर में पूरा का पूरा जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन को तेल सप्लाई करता था रूस, लेकिन रूस ने सप्लाई करने से मना किया और इन्होंने उनसे लेने से मना किया। तो बीच में भारत काम आया। कैसे? भारत ने रसिया से तेल खरीदा, जो हमारे यहाँ की रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रसिया से तेल खरीदा और यूरोपियन यूनियन को बेचा। ओके, तो काम रसिया का भी हो गया कि उसको पैसे मिले,
काम यूरोपियन यूनियन का हो गया कि उनको तेल मिला, अगर उनको तेल न मिले तो वो ठंडी में मर जाएंगे। ओके, उसके बारे में जब बात हुई तो एस जयशंकर साहब से उन्होंने क्या कहा कि वी वांट टू स्ट्रेंथन अवर इकोनॉमिक क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी पॉलिसी कोऑपरेशन विद इंडिया बियॉन्ड अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आर नॉट एम्प्टी वर्ल्ड। ओके, ये तीन चीजों पे, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, तीन चीजों पे ये काम करने के लिए हमारे साथ तैयार है। तो अच्छी बात है, हम भी तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज हमारे साथ टॉक्स करें और बहुत से रिलेशन हमारे मजबूत हों। जब चाइना और रसिया की बात होती है तो उन्होंने क्या कहा कि हम इंडिया से इम्प्रेस हैं। चाइना रसिया विद जयशंकर, जिस तरीके से चाइना और रसिया के साथ एस जयशंकर जी ने डील किया है तो उससे ये इम्प्रेस है। चाइना, आपको मालूम हो कि हम चाहे चाइना के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन पूरे वर्ल्ड में इस समय पे चाइना एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में बैठा हुआ है, बना हुआ है, और वो पूरी सप्लाई चेन में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। विदाउट चाइना वी कांट ग्रो। हम, सिर्फ हम ही नहीं, पूरा का पूरा वर्ल्ड आज चाइना पे डिपेंडेंट है। वो चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, रूस हो या फिर इंडिया हो, सब के सब चाइना के ऊपर डिपेंडेंट। हाँ, पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट तो है। साथ ही साथ चाइना भी हमारे साथ, उसके भी कुछ कंसर्न्स हैं, वो भी अकेले जिंदा नहीं रह सकता है। ओके, उसके बाद जब G20 की बात आई तो क्लियरर पोजिशनिंग ऑफ G20 ऑन यूक्रेन वॉर इज थैंक्स टू द इंडिया। ये इन्होंने कहा कि जिस तरीके से G20 में हमारा रसिया यूक्रेन वॉर के ऊपर जो क्लियर स्टैंड रहा, आपको पता हो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। ये पूरा का पूरा जो दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर है ना, ये इसको G20 के पूरे लाइन के रूप में इसको ऐड किया गया है। इस लाइन को G20 की पूरी मीटिंग के आउटकम के रूप में ऐड किया गया है कि दिस इज नॉट द एरा फॉर। आप समझिए कि किस तरह से भारत की जो विदेश नीति है वो काफी, मतलब एक तरीके से स्टेबल विदेश नीति है। हमें किससे बात करनी है, किससे क्या करना है, वो हम खुद डिसाइड करते हैं और हम उस पर स्टेबल रहते हैं। अगर हमें रसिया से डिसाइड किया कि हम रसिया से तेल खरीदेंगे तो हमने रसिया से तेल खरीदा, हम किसी के दबाव में नहीं झुके। हमने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे जब तक वहाँ पे टेररिज्म रहेगा, जब तक वो टेररिज्म को फंड करता रहेगा, तो हमने बात नहीं की, बिल्कुल भी बात नहीं की, और अभी भी बात नहीं हो पा रही है। और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो लहसुन खरीद रहा है, 300 रुपये किलो प्याज खरीद रहा है, और जो रूस पूरी दुनिया को फ्री में, पूरी अफ्रीका को फ्री में गेहूं बांट रहा था, उसको उस गेहूं को उसने पाकिस्तान को $378 प्रति टन के रूप में सेल किया है। तो ये सब चीजें हैं कि आप आज कोई भी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री, चाहे उसके हित इंडिया से जुड़े हुए हों या न जुड़े हुए हों, लेकिन वो इंडिया को एज ए रोल मॉडल कंसीडर करता है। जब G20 की समिट हुई, कहाँ पे हुई? बाली में। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडिया ने दिखाया कि वो पूरे ग्लोब में, पूरी ग्लोबली अपना जो रोल प्ले है ना, रोल उसको प्ले करने के लिए रेडी है। और उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है ये कि हमने रसिया यूक्रेन वॉर में जो हमारे पोजीशंस क्लियर कर दिए हैं, हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि हम रसिया से तेल खरीदेंगे, और साथ ही साथ रसिया ने डिमांड की है कि बहुत सी जो मशीनरीज हैं और बहुत सी चीज़ों की उसको डिमांड है, उनको वो चाहता है कि इंडिया उसे एक्सपोर्ट करे। तो ये हमारे वित्त मंत्री एस जयशंकर जी, उन्होंने क्या बात की? उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि हाँ, हम अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि जो भी चीज़ें रसिया को डिमांड है, पिछले 8 सालों से जिस तरीके से हम उन्हें सप्लाई करते आए हैं, हम उन्हें सप्लाई करेंगे और पेस के साथ करेंगे, मतलब और भी ज़्यादा स्पीड से उनको ये सब चीज़ें सप्लाई करते रहेंगे। ये कहा गया है किसके? रसिया के संदर्भ में। और जो आगे बात निकल के आई वो क्या कहा कि जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो 21st सेंचुरी में इंडिया एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है इंडो पैसिफिक में। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं इंप्रेस हूं किससे? इंडिया से। क्यों? क्योंकि इंडिया ने पिछले 15 सालों में जितने ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, यानी कि गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, कितने लोगों को? 400 मिलियन पीपल। कितना होता है ये 400 मिलियन पीपल? ये होता है 40 करोड़। इंडिया ने पिछले 15 वर्षों में 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, अपलिफ्ट किया है, उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये पूरी की पूरी जो 40 करोड़ लोग हैं ना, ये 40 करोड़ लोग अगर हम बात करें तो कितना? पूरे यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन के बारे में हम कह रहे हैं कि हाँ, ये पूरा का पूरा जो वो है, उतनी आबादी तो हमने पॉवर्टी से बाहर निकाली, उतने ज़्यादा लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है। ओके, भारत सरकार ने सिर्फ G20 के लिए ही नहीं, बल्कि अपने खुद के लोगों के लिए भी बहुत से ऐसे काम किए हैं जो हमारे यहाँ के लोगों के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि
जो भी चीज़ें हैं, हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो चाहे जहाँ से मिलेंगी हम उनको इम्पोर्ट करेंगे। जैसे रसियन ऑयल, आपने क्या, अमेरिका ने क्या कहा, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम प्राइस कैप लगाएंगे, हम रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, उनसे कोई भी माल नहीं खरीदेगा, कोई भी ऑयल इम्पोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इंडिया ने अपनी ज़रूरत की चीज़ रसिया से खरीदी, तेल उससे खरीदा, सस्ते दामों पे खरीदा, और हमने इसको खरीदना बंद नहीं किया। और पूरी दुनिया में हमने ये स्टैंड रखा, क्लियर स्टैंड रखा कि हम तेल रसिया से खरीदते ही रहेंगे और कंटिन्यू खरीदते रहेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम खरीद रहे हैं रसिया से तेल, यूरोपियन यूनियन हमसे 6 गुना ज़्यादा तेल खरीदता है, जबकि उसकी पॉपुलेशन कितनी है, हमसे 1/3 है, 1/3 पॉपुलेशन है पूरे यूरोपियन यूनियन की भारत के पॉपुलेशन से, और हमसे 6 गुना ज़्यादा वो स्वयं तेल परचेज करता है रसिया से। उसके बाद जब पाकिस्तान की बात हुई, तो पाकिस्तान के बारे में एस जयशंकर जी ने जब इन मंत्री साहब से, बियरबाग जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से किसी भी तरह की बातें नहीं करेंगे तब तक जब तक कि वो पाकिस्तान टेररिज्म को फंड करता रहेगा। टेररिज्म और टॉक्स दोनों एक साथ नहीं चल सकती है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये पूरा का पूरा क्लियर स्टैंड इनके द्वारा रखा गया और बताया गया कि हम बिल्कुल भी पाकिस्तान से बात करने के मूड में नहीं है जब तक कि वो टेररिज्म को फंड करता रहेगा और टेररिज्म को आगे बढ़ाता रहेगा। वहीं पे अफगानिस्तान के बारे में बात हुई, और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो भी टेररिज्म हो रहा है उसके बारे में विस्तार से बात हुई। जर्मन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाकिस्तान में भी विजिट किया। आपको पता हो, जून में 7 जून 2022 की ये खबर है, आप देखिए, उन्होंने पाकिस्तान में विजिट किया था। जब पाकिस्तान में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने क्या कहा था कि हम जो कश्मीर का इशू है, कश्मीर के इशू को इंडिया के साथ मिलके, मतलब एक तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मध्यस्थता करने की बात इन्होंने कही थी। यही मंत्री साहब हैं जो आते समय, भारत आने से पहले बहुत ही मतलब सीधे पलटी मार गई और उन्होंने कहा कि कश्मीर का इशू इंडिया का और पाकिस्तान का अपना पर्सनल मैटर है, वो बायलेटरल टॉक्स के थ्रू क्लियर कर लें। लेकिन आप सोचिए, 6 महीने पहले इन्होंने क्या कहा था कि हाँ, ये हम बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हैं। आने से पहले क्या कहा, ये इनका पर्सनल मैटर है, और इंडिया के बारे में बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगी। मतलब अपनी ही बातों से ये पलटी मार रही हैं। ओके, तो अब इनके ऊपर क्या भरोसा करें, कुछ कहना मतलब बहुत ही मुश्किल बात है। ये देखिए, पूरी की पूरी खबर है। इन्होंने कहा था कि भारत के साथ रिश्ते सुधारने और कश्मीर मुद्दे के समाधान में हम अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। अरे तुम क्या अच्छी भूमिका निभाओगे, तुम पहले अपना देखो। अमेरिका ने तुमको चूतिया बना दिया, अमेरिका ने आपको अमेरिका के बहकावे में आके आपने सैंक्शंस लगाए रसिया के ऊपर, रसिया से तेल इंपोर्ट को बंद कर किया, उसके ऊपर प्राइस कैप लगाया। उसके बाद अमेरिका ने आपको क्या किया, महंगा तेल आपको बेचा, महंगी गैस आपको बेची। ओके, इसी वजह से आप अब चाइना, भारत और जापान की ओर देख रहे हो काफी तेजी से। क्या हमें समझ में नहीं आता है क्या कि आप क्या गेम खेल रहे हो? वही गेम आपके साथ भी हो रहा है। वहां पे गई थी जब ये पाकिस्तान, तो कोरोना पॉजिटिव भी हो गई थी, बीमार उमार हो गई थी, और फिर दवाई ववाई हुई इनकी तो ठीक हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन जब पूरी की पूरी ये बात आती है सामने, तो ये पता चलता है कि हाँ, जिस तरीके से इंडिया अपना स्टैंड रखता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया आज बात सुनती है। जब जयशंकर साहब बोलते हैं तो पूरी दुनिया बात सुनती है। उनकी बात तेज नहीं होती, जोर जोर से नहीं बोलते, धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों में वजन होता है। जब अपनी बात वो बोलते हैं तो वही बात यहाँ पे इंडिया में भी बोलते हैं, वही बात बाहर भी जाते हैं तो बोलते हैं। जो भी चीजें होती हैं क्लियर होती है, क्लियर कंटेस्टेंट होता है। उन्होंने कहा कि हाँ, हम रसिया से तेल खरीदेंगे, तो हमने रसिया से तेल खरीदेंगे। पूरे वर्ल्ड में जहां भी गए हम, वहां सबके सामने अमेरिका की बात हो, अमेरिका के सामने कह दिया, जर्मनी के सामने कह दिया, ब्रिटेन के सामने, सबसे हमने कह दिया कि हम रसिया से तेल खरीदेंगे और आगे भी खरीदते रहेंगे। ओके, और सिर्फ हम नहीं है जो कि हम रसिया से तेल खरीद रहे हैं, हमारे साथ साथ यूरोपियन यूनियन हमसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है। यूरोपियन यूनियन हमसे 6 गुना ज़्यादा तेल खरीद रहा है। तो पहले वो बंद कर देना, और अगर यूरोपियन यूनियन तेल खरीदना बंद कर देगा तो आने वाली सर्दियों में क्या होगा, सारे लोग मर जाएंगे। जब सब लोग मर जाएंगे तो तेल का क्या होगा? अब समझिए खुद ही बात। तो मतलब कुल मिला के आपको देखना चाहिए कि पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, द होल वर्ल्ड इज कनेक्टेड। हमें एक दूसरे के साथ जीना है, एक दूसरे से लड़ के नहीं जीना है। ओके, तो हमें एक दूसरे के साथ रहना है, तो हमें एक दूसरे के साथ बायलेटरल हो या फिर एक ग्रुप बना के, जैसे G7 है, या फिर जो भी ग्रुप्स है, क्वाड है, ऑकस है, इस तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, और एक बड़े ग्रुप्स बना के, G20 जैसे बड़े ग्रुप्स बना के बात करनी होगी, टेबल पे टॉक्स करनी होगी, और मुद्दों को बैठ के सुलझाना होगा। इस तरह से लड़ाई झगड़े से कोई मुद्दे सुलझ नहीं सकते हैं। ओके, तो हमें चाहिए कि हम बैठ के पूरे पूरे चीज़ों को एनालाइज करके, टॉक्स करके, अच्छे से एनालाइज करने के बाद डिसीजन लें, जैसे इंडिया लेता है अब, कि हाँ, हमें जो करना है वो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे हित में है ना। तो हम सबसे पहले तो अपना हित देखेंगे, उसके बाद हम पूरे दुनिया का हित देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई भी काम हमने ऐसा किया हो किसी के ऊपर नहीं। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतनी बड़े पॉपुलेशन, 140 करोड़ लगभग आबादी हो चुकी है भारत की, एक छोटा सा कश्मीर हम ले नहीं पाएंगे क्या?
आज रात को अटैक करेंगे, सुबह तक पीओके हमारा हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते ये।